नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। तो उसकी हिस्ट्री जानेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंट पीरियड के तौर पे, और उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में आप जानते हो कि इंडिया में अगर 200 सालों तक अगर अंग्रेजों ने शासन किया है तो बैंकिंग सिस्टम जरूर रखा होगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी, और उनके जो इंग्लिश एम्प्लॉय काम करते थे उनको भी तो तनख्वाह चाहिए, या फिर कई तरह के उनको पेंशन वगैरह स्कीम चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए उन लोगों ने अपने लिए बैंक्स बनाए थे। तो प्री इंडिपेंडेंट बैंक, पोस्ट इंडिपेंडेंट बैंक। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट बैंक में जो है उसको 1947 से लेकर के, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक को जो है उसको रिफॉर्म्स को समझते हैं। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। प्री नेशनलाइज पीरियड, मतलब कि जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था बैंकों का, एक पीरियड वो था। उसके बाद सेकंड पीरियड होता है पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, मतलब कि राष्ट्रीयकरण तो हो गया था लेकिन उदारीकरण नहीं आया था, मतलब कि उसमें प्राइवेट बंदे नहीं आए थे। उसके बाद जो आपका थर्ड पीरियड होता है वो आपका होता है लिबरलाइजेशन पीरियड, मतलब कि उदारीकरण, इसमें आपका पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन रिफॉर्म्स में आ चुका था। तो तीन तरीके की ये आपके प्लेटफॉर्म है जिसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो फेज वन क्या था आपका? वो पीरियड था जब आपका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, उसके पहले का अर्ली फेज विच इज़ लिस्टेड फ्रॉम द 1770 टू 1969। ये आपका इतने समय तक रहा था। फेज टू जो है वो आपका नेशनलाइजेशन था। इसमें 1969 से लेकर के 1991 के बीच के पीरियड को हम रखते हैं। और फेज जो थर्ड होता है वो आपका लिबरलाइजेशन का पीरियड होता है, मतलब उदारीकरण का होता है। और बैंकिंग सेक्टर में भी क्या किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी इसमें मौका दिया गया। तो ये तीन फेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका कि पहले सबसे पहली बैंक कौन सी थी जिस तरह से इंडिया में बैंक की शुरुआत हुई। तो 1770 की बात है जब आपका पहला बैंक इंडिया में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। और ये आपका भारत के उस समय का जो भारत का कैपिटल हुआ करता था, जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आज के डेट में उसको कोलकाता भी कहते हैं। तो जो कलकत्ता था उसी कैपिटल सिटी में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहली बैंक का शुरुआत हुआ। लेकिन 1832 में ये बैंक फेल हो गई। फेल होने के पीछे कुछ रीजन था, जैसे कि अगर भारतीय नागरिकों को, भारतीय पीपल्स को इस तरह के नए सिस्टम के बारे में पता नहीं था तो उन लोगों ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। दूसरी बात, उनको गुस्सा भी व्याप्त था कि कोई भी बाहरी आदमी किस तरह से काम कर रहा है, तो अब एक जाहिर सी बात है कि उसको नहीं चलने दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि उसके बैंक फेल होने के बाद उसने एक संकेत जरूर दे दिया कि आज नहीं सही लेकिन 100 साल बाद ही इंडिया में बैंकिंग सेक्टर जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। तो प्री इंडिपेंडेंट के पहले लगभग 600 बैंक रजिस्टर्ड थे, लेकिन कुछ ही बैंक सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो बारी बारी से बात करेंगे कि सबसे जो आज की डेट में सबसे बड़ा बैंक नेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ उसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तीन इंपॉर्टेंट, आपका ढेर सारी की गई थी लेकिन तीन को यहाँ पे हम देखते हैं। तीन इंपॉर्टेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इन तीनों बैंकों को आगे चल करके मर्ज किया गया सिंगल बैंक में, जिसको 1921 में किया गया, मतलब 1921 में किया गया। और इन तीनों को चेंज करके इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1921 में इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म शुरू हुए और इसी का नतीजा रहा कि 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया, मतलब राष्ट्रीयकृत किया गया। और राष्ट्रीयकृत करने के बाद इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आज के डेट में इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी है। तो ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के पहले इस्टेब्लिश थे और वेल इस्टेब्लिश थे, जैसे कि आज के डेट में भी उनका नाम लिया जाता है। जैसे कि इलाहाबाद बैंक है तो 1865 में इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। पंजाब नेशनल बैंक है, उसको 1894 में देखने को मिलता है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर। बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 में आपका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई जो है ये आपका 1911 में हुआ। ठीक है, सीबीआई से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका बैंक है। और कैनरा बैंक जो है वो आपका 1906 में हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये आपका देख सकते हैं आपकी आज भी ये आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन बनाए हुए हैं और वो उनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि कुछ लिबरलाइजेशन जब हुआ या उसके पहले जब नेशनलाइजेशन हुआ था, आपका देश आज़ाद हुआ उसके कुछ वर्षों बाद, मतलब 1969 में 14 ऐसे बैंक थे जिनको आपका नेशनलाइज किया गया था। कई बार एग्जामिनेशन पूछता है, ये फैक्ट वाइज मैं आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे 14 की मैंने लिस्ट दिखाई, इन सभी को ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका इलाहाबाद बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। ये 14 ऐसे बैंक थे जिनको 1969 में नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, यही नहीं रुका, लिबरलाइजेशन के पहले ही 1980 में
6 अन्य बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत किया गया था, राष्ट्रीयकृत होने का दर्जा प्राप्त हुआ, और इसी के साथ संख्या जो है वो 20 पहुंच गई। जैसे समझिएगा, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसी तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। ये 6 बैंक उस समय की ऐसी बैंक थी जिनको बाद में आपका इसको नेशनलाइज किया गया था 1980 में, ये जानते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इन 20 बैंक को नेशनलाइज करने के अलावा, ठीक है, कुछ ऐसे बैंक थे जो कि एसबीआई के ही सब्सिडरीज बैंक थे, उनको भी 1959 में नेशनलाइज किया गया था, लेकिन वो एसबीआई के अंतर्गत थे। समझिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर, इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये 7 ऐसे बैंक थे जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी और उनको नेशनलाइज किया गया था 1959 में। कंफ्यूज नहीं होंगे, 69 में 14 बैंकों को किया गया था, 59 में ही स्टेट बैंक के कुछ अन्य बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज किया गया था। ये सारी फैक्ट याद रखेंगे। इसके साथ ही 2017 में भी सारे बैंक ऑफ सौराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सौराष्ट्र के अलावा ये जो 6 बैंक थी उनको 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संपूर्ण रूप से मर्ज कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच वाज मर्ज इन 2008। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में ही मर्ज कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में मर्ज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये जो जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब मैंने बात बताया कि 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन पीरियड आया हमारे देश में, तो वहाँ पे आपका बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म लिए गए, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा प्राइवेट सेक्टर जो पार्टीज थी उनको भी मौका दिया गया बैंकिंग सेक्टर में आने का। तो 10 प्राइवेट बैंक का मैं नाम गिनाऊंगा जिनको बाद में फॉर्म किया गया। तो पहला आपका ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक आज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ढेर सारे बैंक। तो बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो ये 10 बैंक यहाँ पे मैंने दिखाया जो कि उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अस्तित्व में आए और आज भी कहीं ना कहीं ये देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन के अलावा कौन से रिफॉर्म्स लिए गए बैंकिंग सेक्टर में। तो जैसे कि सेटिंग अप ब्रांचेस ऑफ द वेरियस फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो क्या हुआ कि कुछ फॉरेन बैंक थे, जैसे स्विस बैंक का बड़ा प्रचलन रहा है, ठीक है, और यूएसए बेस्ड कुछ बैंक हो गए। तो इन सारे बैंक को क्या हुआ कि इंडिया में भी उनके ब्रांच खोलने की इजाज़त दे दी गई। लिबरलाइजेशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ, नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कुड बी डन, और किसी भी अन्य बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा नहीं देना प्रारंभ किया गया। मतलब कि अब किसी बैंक को दर्जा नहीं दिया गया, जिसको आना है तो वो मर्ज होकर के आए, ऐसा कुछ रिफॉर्म लिया गया। इसी के साथ साथ कमेटी ने अनाउंस किया कि आरबीआई एंड द गवर्नमेंट वुड ट्रीट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इक्वली। और एक कमेटी ने बताया कि आरबीआई को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक को और प्राइवेट सेक्टर के बैंक को एक तराजू में तोले, ठीक है। इसी तरीके से एनी फॉरेन बैंक कुड स्टार्ट जॉइंट वेंचर विद द इंडियन बैंक्स, और इस तरह के रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें कि फॉरेन बैंक्स थे वो आपका इंडिया के किसी भी अच्छे बैंक के साथ जॉइंट वेंचर के साथ अपना काम कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सो पेमेंट बैंक वर द इंट्रोड्यूस वर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड द टेक्नोलॉजी। और आप जानते हो कि हर बैंक अच्छा तब माना जाता है जो आपका जितनी सर्विस है उसकी, ठीक है, कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड है उसके सिस्टम को जितना अच्छा रखेगा, जितना सरल रखेगा, जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, तो वो उतना ही ज़्यादा हाई डेवलपमेंट करता है। तो पेमेंट बैंक को इस तरह के डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के यूज़ का जो है प्रोत्साहन दिया गया। स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक थे उनको अलाउ किया गया टू सेट दियर ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रिमोट एरिया में बैंकिंग सिस्टम को लाना। तो छोटे छोटे बैंक जो थे उन्होंने आपका एक छोटी छोटी संस्थाएं, छोटे छोटे शाखाएं खोलना शुरू किया आपका रिमोट एरियाज़ में। इसी तरीके से लास्ट जो आपका रिफॉर्म हुआ कि अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया बैंकिंग मूव्स ऑनलाइन एंड द इंटरनेट बैंकिंग एंड द एप्स अवेलेबल फॉर द फंड ट्रांसफर। इसी तरीके से आज की डेट में आपका ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं और फंड ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन मीडियम भी आ चुका है। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन का क्या हुआ। तो नेशनलाइजेशन के जो इम्पैक्ट पड़े उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस लीड्स टू एंड द इंक्रीज इन द फंड एंड द देयर बाय द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इससे क्या हुआ कि जो आपका फंड है, टोटल फंड है किसी भी बैंक का, वो बढ़ गया, ठीक है। जब आपका कई बैंक मर्ज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और उसकी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हुई, ठीक है। और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, और इसकी जो बैंकिंग सिस्टम की इफिशिएंसी थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर बैंक लॉस में चली जाती थी, तो उसकी इफिशिएंसी भी अच्छी हुई, ठीक है। हेल्प इन द बूस्टिंग ऑफ द रूरल एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इंडिया। और इसकी वजह से जब आपका नेशनलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर किसानों को कर्ज दिया जाना स्टार्ट किया गया, किसानों के लिए उनके खाते खोले गए, तो इस तरह के काम भी किए गए। इट ओपन अप द मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स। आज की डेट में आपका बैंकिंग सेक्टर में जॉब जो है वो आपका हर 6 महीने हर साल में आप देखते होंगे कि कोई ना कोई नई जॉब निकली हुई है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हुई नेशनलाइजेशन की वजह से। सो प्रॉफिट गेन्ड बाय द बैंक वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स। और बैंक के द्वारा जो भी प्रॉफिट होता था, जैसे कि चाहे तो एसबीआई की बात कर लें या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर लें, तो उससे जो भी प्रॉफिट होता था गवर्नमेंट क्या करती थी, तो उसको पीपल्स के बेटरमेंट के लिए लगाती थी। और मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपने उसको देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप जाके देखेंगे कि कैसे आरबीआई ने
एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड जैसे बैंकिंग सिस्टम को बनाया, ठीक है, जो केवल डेडिकेटेड है आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। इसी तरीके से कंपटीशन वाज डिक्रीज एंड वर्क इफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज। जब नेशनलाइज किया गया और किसी भी नेशनलाइज होने का मौका नहीं दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि बैंक सीमित हो गए। तो पहली बात तो कंपटीशन कम हुआ, पता चला कि कोई फॉरेन बैंक आई और किसी अच्छे बैंक को पीट दिया, तो उससे बचे हम। और दूसरा क्या हुआ कि हम इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए अच्छे अच्छे रिफॉर्म लाए, सरकार के द्वारा उनकी मदद की गई, उन्हीं पे कंसंट्रेट है ताकि वो बैंक आपका अच्छे से बेटरमेंट की तरफ जाए। आज हमने डिस्कस किया बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अगर और भी आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।